गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पिछले क्लास में मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर बताया था, जिसमें हम तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़े थे, और उसी के क्रम में हम आगे आज चलेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉडल्स, मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्या था? सबसे पहले जो एटम का स्ट्रक्चर दिया उन्होंने जे टॉमसन ने दिया, फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने दिया, देन नील बोर ने दिया। इस तरह से हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर दिया गया था, जो बच्चे क्लास 9-10 में पढ़े होंगे, कि सबसे पहला जो एटम का स्ट्रक्चर दिया गया था जे टॉमसन का। जे टॉमसन ने अपना जो मॉडल दिया उसको प्लम पडिंग मॉडल कहते हैं या वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है और उसका पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट एज द क्या सीड्स ऑफ द वाटरमेलन आर देयर। उनके हिसाब से ये क्या था बच्चों? ये पूरा का पूरा एक स्फेरिकल शेप का एटम है, और इस स्फेरिकल शेप के एटम्स में इसका टोटल पॉजिटिव चार्ज ऐसे स्प्रेड है, और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से क्या हैं, धंसे हुए हैं, जैसे वाटरमेलन में उसका बीज धंसा होता है। ये जो ब्लैकिश पार्ट है इसको हम क्या मान लेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की तरह दिखता है। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि एटम इज स्फेरिकल। ये कौन सा मॉडल था? टॉमसन का एटॉमिक मॉडल। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि एटम इज स्फेरिकल इन द शेप। फिर आगे चल करके दिस मॉडल वाज डिस्कार्डेड बिकॉज इन्होंने केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, और इलेक्ट्रॉन अगर अंदर दिख रहे हैं एज ए सीड तो उतने ही नंबर में प्रोटॉन्स होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी न्यूट्रलिटी को, कि एटम न्यूट्रल है तो न्यूट्रल तभी होगा जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या सेम होगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन करने में असफल रहे। इसके बाद बारी आती है रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया, उस मॉडल के हिसाब से उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया, और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या बताया कि एटम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। एक पार्ट क्या था बच्चों? अगर हम एटम की बात करें, बस थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं ब्रीफ में, ये एटम हो गया और एटम के बीच में न्यूक्लियस हो गया, जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, और इसके बाहर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। एटम इज स्फेरिकल इन द शेप इन विच इन द सेंटर ऑफ द एटम वन स्मॉल न्यूक्लियस इज फाउंड, और उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? तेज गति से चक्कर लगा रहे हैं। तो दिस वाज द मॉडल ऑफ द क्या? रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने जो अपना न्यूक्लियस का खोज करा, तो हमें कह सकते हैं कि द क्रेडिट गोज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस टू मिस्टर रदरफोर्ड। न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने ही करी थी। इस न्यूक्लियस और इस एटम का अगर आपको एक एग्जांपल मैं बताना चाहूं कि दोनों में क्या रेशियो हो सकता है, एटम कितना बड़ा हो सकता है या ये न्यूक्लियस कितना बड़ा हो सकता है, तो यू कैन एज्यूम वन क्रिकेट बॉल। अगर हम क्रिकेट बॉल की बात एज्यूम करें, अगर उस क्रिकेट बॉल को न्यूक्लियस मान लिया जाए, तो उस क्रिकेट बॉल के चारों तरफ इधर इधर और इधर, मतलब 5 किलोमीटर का रेंज अगर ले लिया जाए, जिसे हम रेडियस कहते हैं 5 किलोमीटर का, तो 5 किलोमीटर का जो रेडियस होगा, उतना बड़ा आप एटम को क्या कर सकते हो? कंसीडर कर सकते हो। 5 किलोमीटर रेडियस वाला सर्कल और एक क्रिकेट बॉल का न्यूक्लियस, ये दोनों में क्या हो सकता है? रिलेशन हो सकता है। तो आप जरा देखते हैं बेटा कि यह रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, दिस वाज आल्सो डिस्कार्डेड। यह क्या था? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। यह एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि उसका एक ड्रॉबैक था, जिसको हम मैक्सवेल ने अपने थ्योरी से प्रूव किया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के चारों ओर लगातार चक्कर लगाएगा, तो वह धीरे धीरे अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, लूज करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का या एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में असफल रहा। दूसरा जो सबसे मेजर इनका ड्रॉबैक था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के लिए आज हम लोग ये पढ़ेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो मैंने यहां लिख रखा है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, जिसके कारण बोर ने अपना एक मॉडल दिया, और बोर का मॉडल हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बोर का मॉडल समझने के लिए इन्होंने जो थ्योरी बताई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लांक क्वांटम थ्योरी, इन दोनों के बेस पे
जो बोर का मॉडल था वह किसी भी एटम के लाइन स्पेक्ट्रा को बताने में सफल रहा बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम यही पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जब जान लेंगे, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जान लेंगे, उसके बाद हम बोर्स का मॉडल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहता है कि अगर किसी सोर्स से कुछ पॉइंट्स हैं इसके, द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस। किसी भी सोर्स से अगर क्या एनर्जी इमिट हो रही है, जैसे मान लिया आपने बल्ब जला दिया, तो बल्ब जब आप स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जल गया, तो वहां से जो रेडिएशन इमिट होगा, जो एनर्जी इमिट होगी, वो क्या होगा बेटा, दैट इमिशन इज इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस, जिसे हम रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है। नंबर दूसरा पॉइंट कहता है द रेडिएशंस पजेस वेव कैरेक्टर एंड ट्रेवल विद सी। यानी कि अगर हम इस रेडिएशंस को देखें तो रेडिएशंस पजेस द वेव कैरेक्टर, ये क्या होगा बच्चों, ये वेव के बारे में बता रहा है। विच ट्रेवल्स विद द वेलोसिटी सी। सी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और जिसकी वैल्यू क्या होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। यह किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वेव हो गया, वेव के फॉर्म में रेडिएशंस चलेंगे। दूसरा तीसरा कहता है द रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यह जो वेव होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंसिस्ट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी कंसिस्ट करेगा, एंड बोथ आर जस्ट ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्या होगा, प्रोपगेशन होगा, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, दीज रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मतलब इन रेडिएशंस को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी कि ये एयर में जा रहे हैं, हवा में नहीं जा पा रहे हैं, पानी में नहीं जा पा रहे, इस तरह से इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होगी अपने प्रोपगेशन के लिए। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला बेटा, कि जो रेडिएशंस है वो रेडिएशंस किस फॉर्म में होगा, वेव के फॉर्म में होगा। अब हम वेव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव नंबर्स क्या होते हैं। दीज आर द टॉपिक्स विच वी डिस्कस टुडे। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मैं इसको, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के जो पॉइंट्स थे मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम डिस्कस करेंगे कि वेव्स के बारे में, वेव्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो हमने ये जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगा वह वेव की तरह होता है, और इस वेव के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वी विल डिस्कस राइट नाउ। ठीक है बच्चा। तो यहां से देखते हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये किस फॉर्म में है, इस तरह से। अब हम वन बाय वन वी विल डिस्कस। सबसे पहले हम बात करेंगे वेवलेंथ की। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है बच्चों, शायद आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में कि वेवलेंथ जो होता है, इसको ऐसे दिखा दें तब थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी। किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ध्यान से देखना, इसको कहते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले को कहते हैं ट्रफ। और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्रेस्ट। ठीक है ना, क्रेस्ट हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रफ हो गया। तो कह सकते हैं किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी, या किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, लैम्डा कहलाती है, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं। और इस वेवलेंथ को हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है ना। और वी नो दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, कभी कभी ये नैनोमीटर में भी दिया होता है, क्योंकि जो वेवलेंथ की हम बात करेंगे आगे चल करके रेडिएशंस, तमाम तरह के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वह जो रेडिएशंस होगा वो नैनोमीटर में होगा। किसमें होगा बच्चा, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। ये नैनोमीटर की यूनिट आपको जाननी होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेवलेंथ। वेव करने वाला कोई भी रेडिएशंस के किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज द लैम्डा। डन। अब लैम्डा के बाद हम बात करेंगे बच्चों, दूसरी बात होगी फ्रीक्वेंसी की। वन बाय वन वी विल डिस्कस फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कह सकते हैं कि वेव करने वाला कोई भी रेडिएशन, जो रेडिएशन होता है वो वेव। तो कह सकते हैं 1 सेकेंड में कंप्लीट वेव्स की संख्या जो होती है उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन
1 सेकेंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो कह सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। सॉरी, 1 सेकेंड में जितने वेव्स वो कंप्लीट करेगा उसी को हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसको हम, इसकी यूनिट जो होगी वो क्या हो सकती है बच्चा, पर सेकेंड हो सकता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। यस या नो? एक हर्ट्ज का मतलब होता है एक साइकिल सॉरी पर सेकेंड। तो इस तरह से ये बच्चा हो गया फ्रीक्वेंसी। अब हम नंबर नेक्स्ट बात करेंगे, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या हो सकता है? वेलोसिटी जो होगी, जिसे हम v कहते हैं हमने कहा कि जो क्या होगा बेटा, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। हम ये कह सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इज नोन एज द वेलोसिटी। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो रेडिएशंस होते हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या करते हैं, चलती हैं, मूव करती हैं। अब इसके बाद आता है नंबर नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? ये एम्पलीट्यूड बेटा ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह सकते हैं कि यह जो दूरी होती है यहां से या यहां से जो इसकी दूरी होती है, इसी को ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो कह सकते हैं द हाइट ऑफ द क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रफ। ये इसकी हाइट हो गई किसकी, क्रेस्ट की, ये डेप्थ हो गई ट्रफ की। द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। ओके, नंबर नेक्स्ट अब क्या आता है बेटा, वेव नंबर आता है। क्या होता है? वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यू बार क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। तो आज आप जान लें कि रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा को ही वेव नंबर कहते हैं। यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/λ। एंड वी नो, हम जानते हैं कि लैम्डा की जो यूनिट होगी एंगस्ट्रॉम हो सकता है, मीटर हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या होगा, 1/λ, मतलब 1/λ मीन्स पर मीटर या पर सेंटीमीटर वटेवर। तो ये बच्चा हो गया वेव नंबर। तो हमने इतनी सारी चीजें जान ली कि कोई भी रेडिएशंस जो वेव के फॉर्म में चलती हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। इसी से हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। इसी के बेस पे बच्चों हमको इसी रिलेशन के बेस पे न्यूमेरिकल लगाते हैं। वो क्या होता है, C = न्यू लैम्डा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपको एक रिलेशन मिला, इस रिलेशन के बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। व्हाट इज C? C = हमने कहा वेलोसिटी ऑफ लाइट। व्हाट इज न्यू? न्यू = फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। एंड व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा = डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। ठीक है, तो अगर इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू पता है तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्ड वन। आई होप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है बच्चों, तो ये वेव्स के बारे में बात हो गई। अब हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उस रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं। एक में दूसरा, वेयर इज दैट वन, इज हियर ओनली। ठीक है, हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में अलग अलग उसके वेवलेंथ या अलग अलग उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर जाने तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। चलो देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बढ़ते हुए वेवलेंथ के क्रम में रखने पर या घटते हुए फ्रीक्वेंसी के क्रम में अगर हम उसको दिखाएं तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आप ऐसे समझ लो कि जैसे बच्चों सबसे बीच में क्या आएगा, जिससे हम विजिबल रेंज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विजिबल। ठीक है, ये विजिबल रेंज हो गया। इस विजिबल के पीछे, इस विजिबल के आगे क्या क्या हो सकता है। हम अगर एक क्रम बनाएं, इसको भी आप याद कर सकते हैं, CG X U, और यहां हमने लिखा I, यहां हमने लिखा M, और यहां लिखा R। गौर से देखेंगे, ये हमने अलग अलग क्या लिखा, नाम लिखा। C बोले तो अगर हम यहां लिखें बेटा तो किसको कहते हैं, कॉस्मिक रेज। ये क्या हो गया, कॉस्मिक रेज। और G बोले तो गामा रेज। ठीक है, X बोले तो एक्स रेज।
है ना, और यू बोले तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ये मैंने बढ़ते हुए वेवलेंथ के फॉर्म में लिखा है, और आई का मतलब होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। एम का मतलब हो गया बेटा माइक्रोवेव्स, ठीक है, और आर का मतलब हो गया रेडियो वेव्स। ये हो गया। अगर हम इनके वेवलेंथ की बात करें तो ये जो विजिबल रेज, विजिबल लाइट होती हैं, इसका जो वेवलेंथ होता है लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 380 से 760 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे होगा। यहां हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा। ये लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर को इंडिकेट करता है। सबसे कम वेवलेंथ जो होगा वो कॉस्मिक रेज का होगा, और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होगा वो रेडियो वेव्स का होगा। तो इस तरह से ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप इसको लिख लें। कभी कभी पूछता है कि 2 रेडिएशंस दे देगा और उस रेडिएशंस में आपको कंपेयर करना होगा, या 4 दे देगा, कहेगा जस्ट अरेंज द वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, कुछ भी दे दिया। तो अगर आपको याद रहेगा ये चीज क्या करेंगे, CGXU कॉस्मिक गामा एक्स और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बीच में विजिबल हो गया, और फिर IMR इंफ्रारेड माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो इस तरह से आप इसके वेवलेंथ को, तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा बेटा, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। ये आपको पॉइंट करने की जरूरत है। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बढ़ते हुए वेवलेंथ या घटते हुए फ्रीक्वेंसी के क्रम में जब हम सजा देते हैं तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। जब ये दोनों थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे तो देन वी विल स्टार्ट द बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स ने जो अपना मॉडल दिया था वह रदरफोर्ड के द्वारा दिए गए मॉडल की कमियों को दूर कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ किस थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और क्वांटम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में फिर हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।